नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल से संबंधित अभी तक हमने टॉपिक वन से एक वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसमें हम भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल और उसके अंतर्गत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, उसमें उसको हमने देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम देखेंगे भारत के जो सामान्य परिचय है, यानी कि अभी तक हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके कितने राज्यों के साथ सीमा साझा होती है उसको देख चुके हैं। आज हम उसके आगे के वीडियो में आज उसके आगे का देखेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, भारत में दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनसे संबंधित बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हम इसके लिए एक जो है आपको एक ट्रिक भी देंगे, जिसको फॉलो करने से आपको वो याद भी हो जाएगा आसानी से। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत, अगर हम विश्व ग्लोब को देखें तो जो 0 डिग्री की है हम उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। जो नॉर्थ में यानी कि उत्तर में 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री की रेखा है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो भारत जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है, तो वहाँ पर कर्क रेखा ही जो है भारत से गुजरती है। तो यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है गुजरात। हम इसको सीक्वेंस में बता रहे हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। आप इसको अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, और हम सीक्वेंस में बता रहे हैं। पहले अगर पश्चिम से पूर्व का इसका सीक्वेंस है कि पहले गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, जिसको मैं लिख देता हूँ। मित्र पर गमछा झार, नॉर्मल ट्रिक है, बहुत सारे जगह आपने ये सुनी होगी। इसमें मे का मतलब होता है मिजोरम, त्रि का मतलब त्रिपुरा, प से मतलब पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार का मतलब होता है झारखंड। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसमें जो सबसे आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक लगती है, और वह कौन सी सिटी है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। अगला देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, जैसे कि आपको पता है कि विश्व में समय को निर्धारित करने के लिए एक 0 डिग्री की जो ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच डेट लाइन है, जो कि यूके से होकर गुजरी हुई है। ऐसे ही भारत से भी भारत के टाइम जोन को, यानी कि भारत में समय को एक ही जैसा, यानी कि पश्चिम और पूरब के दोनों के समय को निर्धारित करने के लिए एक रेखा का निर्माण किया। उस रेखा को भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन टाइम मीन टाइम लाइन के नाम से जाना गया। यही भारतीय जो रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट की रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि वह उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भारत के उत्तर प्रदेश के वह मिर्ज़ापुर ज़िले से जो है होकर गुजरती है। और ये सब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट के रूप में इसको पहचाना जाता है। और यह राज्य उत्तर प्रदेश, सीक्वेंस में उत्तर से लेके हम दक्षिण को इसको सीक्वेंस में बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तर में है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हम ये 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो कि 0 डिग्री की जो मानक समय रेखा है, जो कि यूके से ग्रीनविच से होकर निकलती है, उससे इसका समय प्लस 5 डिग्री, वो 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है। आगे देखते हैं, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जो पहली रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। पहले ये गुजरात राज्य से गुजर रही है, हम इसको ऐसे देखते हैं। पहले ये गुजरात से निकल रही है, राजस्थान में ये छोटा सा एरिया ये कवर करती है, फिर ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, और यहाँ ये पश्चिम बंगाल से,
ये इधर त्रिपुरा से और इधर मिजोरम से। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। आप इसमें बताएंगे कौन सी सिटी जो है इसके सबसे नज़दीक है, कौन सी राजधानी इसके सबसे नज़दीक है। आप देख सकते हैं। हाँ, एक इसमें एक चीज़ है कि जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें एक मैं बता देता हूँ। ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक नदी निकलती है, माही नदी, यहाँ से इस तरीके से ये और ये यहाँ गुजरात में जो है खंबात की खाड़ी में कच्छ के रण में जो है विलीन हो जाती है। यह जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार जो है काटती है। भारत में यानी कि विश्व में अगर कहा जाए तो कर्क रेखा पर एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो माही नदी है। आप दक्षिण अफ्रीका आप अफ्रीका में भी एक नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और एक मकर रेखा में भी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को भी 2 बार काटती है, उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो भारत की एकमात्र नदी या विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो ग्रीनविच समय है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ज़िला है मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जो 5 राज्यों से होकर ग्रीनविच समय निकलता है। अब हम इसका भौगोलिक विभाजन देखते हैं भारतीय मैदान का। भारतीय अभी तक हमने 2 चीज़ें देख चुके हैं, भारतीय समय देख चुके हैं हम उनका, कह सकते हैं कि जितना भी गणितीय भूगोल था उसको हम देख चुके हैं, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसके तटों की लंबाई को, उसके द्वीपों की लंबाई को, इन सबको। अब हम भारत के भौतिक विभाजन को देखते हैं। तो भारत का भौतिक विभाजन 3-4 प्रकारों में, इसमें 4 प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन होता है। पहला है हमारा पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा होता है पठारी क्षेत्र, तीसरा मैदान, और चौथा द्वीप। तो भारत का भौतिक विभाजन 4 क्षेत्रों में किया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और द्वीपों के रूप में। तो जो गंगा और जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र होता है हम उसको पर्वतीय क्षेत्र के रूप में। जहाँ जहाँ हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय वाला जो सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है हिमालय का, यहाँ से कश्मीर से कहें या नंगा पर्वत से लेके, जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक जो क्षेत्र है वो हिमालय का जो क्षेत्र है, इसको भारत के भौतिक विभाजन में विभाजित किया जाता है पर्वतीय क्षेत्र के रूप में। उसके नीचे हम देखते हैं तो मैदान का क्षेत्र आ जाता है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, न केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, हम मैदानी क्षेत्र को विभाजित करते हैं जिसमें हम तटीय क्षेत्र के मैदानों को भी शामिल करते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी कि उत्तर का भी मैदान, और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का मैदान, और कुछ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का या उसके नीचे का दक्षिण का जो कुछ मैदान है, मतलब मैदानी क्षेत्र को हम जो है भारत के दूसरे भौतिक विभाजन के रूप में शामिल करते हैं। वहीं पर हम जो है प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत का जो विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र है, और कश्मीर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र, इधर दंडकारण्य और उत्तरी सरकार से लेके इधर वेस्टर्न घाट के आसपास का जितना भी प्रायद्वीपीय पठार है, हम इसको भारत के तीसरे विभाजन के रूप में शामिल करते हैं। वहीं हम दूसरे देखते हैं, चौथा विभाजन है भारत का द्वीपीय विभाजन, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के क्षेत्र में लक्षद्वीप द्वीप समूह को हम जो है भारत के चौथे विभाजन के रूप में शामिल करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो दूसरा विभाजन है, अभी तक हमने बात की है इसके पर्वतीय क्षेत्र को, जो कि नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत तक है, पूरा हिमालय क्षेत्र को हम उसमें शामिल किया है। दूसरा विभाजन है जो कि तटीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र हैं, मैदान का क्षेत्र और तटों के पास वाले जो मैदान है उसको भी शामिल किया है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा जो उपजाऊ मैदान है, और वहीं पर हमने पश्चिमी तट और पूर्वी तटों को भी इसमें शामिल किया हुआ है। तीसरा हमारा जो विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कि अभी बताया, प्रायद्वीपीय पठार जो कि क्रिस्टलीय चट्टान, ऐसी चट्टानें हैं जो कि बहुत मजबूत हैं, जो किसी समय पर अड़िग हैं, आज तक वो कभी पानी में नहीं डूबे हैं। हालांकि उसका जो पश्चिमी पठार वाला हिस्सा है वो अपवाद के स्वरूप में है कि उसका एक हिस्सा जो है डूब गया है, इस वजह से जो
पश्चिमी घाट है वो एक कगार के रूप में दिखाई देता है। और जो बीच का हिस्सा है, प्रायद्वीप पठार का जो बीच का हिस्सा है वो अडिग है, वो कभी पानी में नहीं डूबा था, वो आज तक वैसा ही है जैसा भारत जब निर्मित हो रहा था उस समय से है। तो वो कई सारे अपने चट्टानों के वजह से फेमस है, उसमें बहुत सारी जो है खनिज संपदा भी है और बहुत सारी उसमें लावा का उद्गार भी हुआ। तो वो जब प्रायद्वीप पठार की जब हम बात करेंगे तो उस पर अच्छे से विस्तार में बात करेंगे, जिसमें से नदियाँ तापी और नर्मदा और दो नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटियों में से होकर बहती हैं। ये भारत का तीसरा विभाजन है। चौथा विभाजन जिसमें हमने अभी देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, यानी कि जो पश्चिमी तट के पास जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है, और पूर्वी द्वीप समूह के पास में जो बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। हम इसको शामिल कर देते हैं ऐसे, बंगाल की खाड़ी में, और ये जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में है। देख लीजिए, हम इसका भौतिक विभाजन को अभी देख लेते हैं सही से। ये जो पश्चिमी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय, यहाँ से नंगा पर्वत, यहाँ पर नंगा पर्वत है और यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है। यहाँ से लेके ये पूरा जो क्षेत्र है हम इसको पर्वतीय क्षेत्र के रूप में शामिल करते हैं। यहीं पे जो है हम इतना पूरा क्षेत्र, ये वाला जो 2 नंबर वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा हमारा गला सही नहीं है इस वजह से बाधा पहुंच रही है, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और ये पहला क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा है पर्वतीय, ये पठारी क्षेत्र, जो ये पूरा जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है, और चौथा जो क्षेत्र है हम इसको द्वीपों के रूप में, हम इसको ये द्वीपों के रूप में बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर द्वीप समूह के रूप में पहचानते हैं। आइए देख लेते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप आइलैंड है। जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह या द्वीपों की बात करेंगे तो हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि अंडमान निकोबार के ऊपरी हिस्से को नॉर्थ अंडमान कहते हैं, मिडिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान क्या है, मिडिल अंडमान क्या है, या लिटिल अंडमान क्या है, इनके बीच में कितने डिग्री के चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये क्या है। और ये जो म्यांमार के जो कोको द्वीप है, म्यांमार के पास में जो कोको द्वीप है, ये म्यांमार से किस जल संधि से या किस द्वीप से जो है अलग करता है। हम जब द्वीपों की बात करेंगे तभी हम जो है निकोबार के अंतर्गत, ये जो कार निकोबार वाला क्षेत्र है, ये जो है ये कार निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ से जो है इंडोनेशिया अलग हो जाता है। इनके बारे में अच्छे से जब द्वीप के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही में हम ये भी बताएंगे कि कहाँ पर बैरन आइलैंड है, कहाँ पर नारकोंडम आइलैंड है। बैरन आइलैंड जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का आइलैंड द्वीप कहा जाता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप कहा जाता है, जिसको हम बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं। और नारकोंडम जो कि सुषुप्त यानी कि डोरमेंट वोल्केनो या कि सुषुप्त ज्वालामुखी के रूप में जहाँ 2 सुषुप्त ज्वालामुखियाँ मिलती हैं उनकी भी बात करेंगे जब हम इस अंडमान द्वीपों के विस्तार से अगली जो वीडियो में लेके आएंगे तब। ऐसे ही हम लक्षद्वीप की बात करेंगे, जिसमें लक्षद्वीप के अंतर्गत कहाँ पर कावारती है जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, और इसमें कौन से क्षेत्र शामिल हैं जो कि लक्षद्वीप को जो है मूंगा द्वीप भी बोला जाता है। हालांकि मूंगा द्वीप जो है अंडमान निकोबार को भी कहा जाता है, लेकिन ये जो लक्षद्वीप है ये पूर्ण रूप से मूंगा का बना हुआ है। इसको भी हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आगे देखते हैं, ये जो श्रीलंका है ये भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन यह किसी भी फिजिकल सीमा से जो है नहीं लगा है। ये पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि के माध्यम से भारत से अलग है, जो कि भारत का यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जब आप रामेश्वरम जाते हैं, रामेश्वरम के पास में एक धनुषकोडी एक जगह है, धनुषकोडी से लेके और ये श्रीलंका का ये वाला जो हिस्सा है इसको जाफरान का हिस्सा बोलते हैं। ये जाफरान का हिस्सा और धनुषकोडी का हिस्सा जो आपस में यहाँ से ही जो है पम्बन द्वीप के माध्यम से ये जल संधि पम्बन द्वीप के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये पूर्ण रूप से पम्बन द्वीप नहीं बना हुआ है और ये भारत के साथ जल संधि शामिल करता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के साथ में। आगे देखते हैं, भारत की सामुद्रिक सीमा, न केवल भारत की सामुद्रिक सीमा होती है, हर देश की एक अपनी सामुद्रिक सीमा होती है। यह सामुद्रिक सीमा कोई भी देश जब अपने समुद्र के एरिए को जब इंटरनेशनल जो ओशन एसोसिएशन है उन्होंने क्या किया, सभी देशों की एक सीमा को निर्धारित किया।
ऐसी सीमा को जो है प्रत्येक देश मानता है। भारत के अंतर्गत ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहली जो सीमा है उसको 12 नॉटिकल, दूसरी सीमा को 24 नॉटिकल और तीसरी सीमा जो है वो 200 नॉटिकल को माना गया है। 12 नॉटिकल मात्र, यानी कि भारत, मान लीजिए ये वाला भारत का हिस्सा है, ये समुद्री तट है, इधर ये समुद्र है और इधर भी समुद्र है, तो भारत जो है 12 नॉटिकल यानी कि इतना मान लीजिए 22 किलोमीटर का हिस्सा, इस वाले क्षेत्र में भारत अपने मर्जी से जो भी चाहे वो, चाहे इसमें मछली पकड़वा सकता है, मतलब जो मछुआरे हैं उनको मछली पकड़ने की इजाज़त दे सकता है। इसमें जो है जहाज का जो क्या बोलते हैं आयात निर्यात करने के लिए भी जहाज़ों को अलग अलग देशों में जितना भी आयात निर्यात होता है उनको एंट्री देने के लिए, उनका प्रवर्तन के लिए भी उसमें शामिल कर सकते हैं। भारत इससे रिलेटेड जो भी सामुद्रिक सुरक्षा और आयात और व्यापार के लिए जो भी क्षेत्र में कर सकता है वो 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत किया जा सकता है। इससे थोड़ा दूर चलते हैं तो 24 नॉटिकल मील, हाँ इसमें कुछ थोड़ी बहुत भारत को रिस्ट्रिक्शन होती है कि इससे ज़्यादा क्षेत्र में हम जो है मछुआरों को नहीं भेज सकते हैं, हम इस क्षेत्र में जो है अनुसंधान के लिए बस मात्र भेज सकते हैं या किसी और क्षेत्र के लिए भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस वाले क्षेत्र, और जो 200 नॉटिकल मील हो गया यानी कि भारत का ये एक अंतिम सीमा है, सामुद्रिक सीमा भारत की 200 नॉटिकल यानी कि वो अंतिम सीमा होगी, जहाँ से अगर आगे की तरफ कोई जाता है तो वहाँ पर इंटरनेशनल जो सामुद्रिक नियम है वो लगते हैं। इसको हम हाई सी के नाम से जाना जाता है। यही हाई सी जो है हर देशों पर इस पर समान अधिकार होता है। तो भारत का जो 12 समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र स्थलीय सीमा कहलाता है, यह क्षेत्र भारत के प्रभुत्व के अंतर्गत आता है और यहाँ भारत को समुद्री गतिविधियों जैसे मछली पकड़ना, समुद्री परिवहन करना, प्राकृतिक संसाधन, या अगर यहाँ कहीं भी इस वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम का या कोई अन्य खनिज का स्रोत मिलता है तो भारत का उस पर पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि उसका वो दोहन कर सके, पूर्ण अधिकार होता है। और जब 12 समुद्री मील यानी 24 समुद्री मील से हम जब 12 समुद्री मील से आगे का जो क्षेत्र होता है उसको कंटिन्यूअस जोन यानी कि सन्निकट क्षेत्र बोलते हैं, और इस वाले क्षेत्र को हम जो है टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। जब 44 किलोमीटर तक का क्षेत्र होगा तो उसमें क्या करता है, उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं, सीमा शुल्क कस्टम लगा सकते हैं। अप्रवासन यानी कि हम किसी भी देश को जो है उसमें एंट्री दे सकते हैं, या किसी भी देश के जो जहाज हैं उनको, इनके नागरिक हैं उनको एंट्री दे सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं, मरीन इकोलॉजी के लिए हम उसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित भी जो है उसमें लागू होते हैं उनके जो नियम होते हैं। उससे हम जब आगे जाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ यानी कि 200 नॉटिकल, जो कि कितना है 370 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी है प्राकृतिक गैस, खनिज, अन्य समुद्री संसाधनों के उपयोग पर अधिकार होता है। हालांकि इन देशों में जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं, कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। अन्य देश इस क्षेत्र से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का उपयोग कर सकते हैं। यह विभाजन समुद्र के संसाधनों का कुशल प्रबंधन करने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो भारत का अब देख सकते हैं हम इस चित्र के माध्यम से इसको और आसानी से समझ लेते हैं। जैसे भारत या किसी भी राज्य देश का ये जो लैंड पार्ट है, ये अगर आप ऐसे देख पा रहे हैं इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये ऊपर का हिस्सा लैंड होता है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय स्लोप और इसको बोलते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। तो शेल्फ वाला वह हिस्सा होता है जो कि इकोनॉमिक जोन के लिए अंतिम हिस्सा होता है, यानी कि भारत और भारत से के जो आगे का समुद्र में जितना हिस्सा है इतने क्षेत्र तक तो जो है भारत को पूर्ण रूप से अधिकार है। अगर इतने क्षेत्र में कोई भी प्राकृतिक दोहन करना हो किसी भी खनिज का, किसी भी तरल पदार्थ का या प्राकृतिक गैस का, तो भारत को पूर्ण रूप से इस अधिकार होता है। लेकिन यहाँ से जैसे ही भारत की तरफ जाएंगे, जैसे लिखा हुआ ये हाई सी, यहाँ पर जो है फिर इंटरनेशनल ओशन लॉ शुरू हो जाते हैं। इसको डीप सी बेड भी बोला जाता है। यही वह हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस पर भारत का पूर्ण रूप से, इस वाले क्षेत्र में पूर्ण रूप से, इसमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन के माध्यम से जो है, इसमें मैं आर लिख देता हूँ, इसमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, इसमें कुछ प्रतिबंध रहते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है इसमें भारत के नियम या भारत का जो लागू होता है। ऐसे हम देख सकते हैं इसमें आंतरिक जल इनलैंड वाटर बोलते हैं, जो एक बेस लाइन है। अगर ये कटा फटा है, इसको हम एक लाइन के माध्यम से जो है इसको बराबर कर लेते हैं। ये जो बेस लाइन जो बनी हुई है,
इस बेस लाइन के माध्यम से बराबर कर लिया जाता है, और कोई भी अगर सीमा को मापा जाता है तो इस बेस लाइन के आधार को ही मानकर मापा जाता है। तो हमारा यहाँ पर ये टॉपिक अभी ख़त्म हो गया है। हम जो है अभी विश्व के रूप में देख लेते हैं भारत का विश्व परिप्रेक्ष्य में क्या स्थान है। अगली हम वीडियो में लेके आएंगे भारत एक सरसरी तौर पर, और वो निश्चय वो छोटी ही वीडियो होगी, ये अंतिम वीडियो को माना जा सकता है। हालांकि एक वीडियो और आएगा, उसमें हम भारत को यह एक सरसरी तौर पर रिवीजन के तौर पे हम उसमें रखेंगे। उसके बाद हम इसके लिए इसके जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं भारत के सामान्य तौर पर उसको लेके आएंगे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां भारत का स्थान है, विश्व में सबसे बड़ा, यानी कि पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां है ब्राज़ील, 6वां है ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। जमीन का जनसंख्या में पहला हो गया है, 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर है। विश्व की कुल जनसंख्या इसमें कितनी है? 17.76% है। प्रदूषण में यह तीसरा स्थान रखता है विश्व में। और वैश्विक CO2 उत्सर्जन में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो CO2 उत्सर्जन अगर भारत कर रहा है, भारत और विश्व में जो सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन कर रहा है वो है अमेरिका, और फिर तीसरे नंबर पे जो है वो भारत है। भारत का इसमें तीसरा नहीं है, भारत का इसमें योगदान मात्र 7% है। जो सबसे ज़्यादा विकसित जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करते हैं। वन क्षेत्र यानी कि 10वां स्थान है। भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 21.71% है 2023 के अनुसार। अर्थव्यवस्था भारत में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। विश्व की GDP में भारत का योगदान लगभग 3.7% है। जैव विविधता भारत में 4 जैव विविधता स्पॉट हैं। पहला हॉट स्पॉट जो है हिमालय है जिसमें, और दूसरा है पश्चिमी घाट, और तीसरा है इंडो बर्मा और सुंडालैंड यानी कि इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। और इंडो बर्मा यानी कि म्यांमार का और पूर्वोत्तर का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। हिमालय में पश्चिमी हिमालय से लेकर पूर्वी हिमालय को शामिल किया गया है, और पश्चिमी घाट जो कि गुजरात से लेकर केरल और कुछ तमिलनाडु के क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। हरित ऊर्जा भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है। आप कमेंट में बताएंगे कि जो विश्व का सौर ऊर्जा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेड ऑफिस जो है भारत में किस राज्य में है और किस स्थान पर है। भाषाएं भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं, 1600 से अधिक बोलियां हैं। कृषि उत्पादकता दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक चावल और गेहूं के उत्पादक में दूसरे स्थान पर है। IT सेक्टर में भी भारत जो है, इसका भारत में जो है बेंगलोर, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, और अमेरिका की सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका बोला जाता है। उसी तर्ज पर भारत में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर को बोला जाता है। सैन्य शक्ति विश्व में 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। संस्कृति और धरोहर के रूप में अगर देखा जाए तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें हमारा ताजमहल भी शामिल है, और भी कई सारे हमारे मोनूमेंट्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। भारत का वैश्विक योगदान अंतरिक्ष अनुसंधान में भी हमारे इसरो ने जो है चंद्रयान 3, मंगलयान, इस प्रकार के प्रक्षेपण और बहुत सारे अंतरिक्ष और सैटेलाइटों का जो है प्रक्षेपित किया गया है, जिस वजह से अंतरिक्ष में भी जो है इसरो ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में दुनिया के लगभग 60% टीके भारत में बनाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम एक संक्षिप्त वीडियो लेके आएंगे जो तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम भारत को एक सरसरी तौर पर देखेंगे, और इसमें लगभग हम उन सभी चीज़ों को शामिल करेंगे जो कि भारत को एक संक्षिप्त रूप में आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हम उसकी लंबाई चौड़ाई, जिसमें अक्षांश देशांतरों को और भी अन्य चीज़ों को उसमें शामिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अन्य लोगों तक भी यह शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमको कितना सुधार करना चाहिए। आप देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है कमेंट में रखिए, जिसकी वजह से जो है हम और आगे आपकी सहायता करने में और सहायक साबित हो सकते हैं। और
किसी के लिए कमी बताना आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चलिए ठीक, बने रहिए, धन्यवाद।